आज का हमारा टॉपिक है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर होके यहाँ पर बोमेंस कैप्सूल में आता है, तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वही सेम यहाँ पर रहती है, राइट। इस लेक्चर में हम केवल और केवल सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में किस तरह से होता है और उसका क्या क्लिनिकल यूज है वो हम पढ़ेंगे। देखो, स्टार्टिंग में जो फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन है उसके बीच में क्या बैलेंस होता है उसको पढ़ते हैं। देखो, ये जो प्रोसेस है, यहाँ से ब्लड बोमेंस कैप्सूल मारा है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट वापस ब्लड वेसल में चला जाता है जो कि ये पूरी बॉडी में जाएगा उसको बोलते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि जो परसेंटेज है वो एग्जैक्टली सेम रहता है। मान लो यहाँ पर फिल्ट्रेशन में सोडियम के 100 मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो गए, तो रीअब्जॉर्प्शन में मान लो सोडियम के 70% जो है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो गए। मीन्स यहाँ से 100 यहाँ आए और उस 100 में से 70 वापस ब्लड में चल गए। तो रेशियो क्या हो गया, 7:1 हो गया, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर सोडियम के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूँ, मान लो 200 मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो गए, देन जो रीअब्जॉर्प्शन है वो अपने आप बढ़ जाएगा, जो हो गया 140, राइट। सो रेशियो वही रहेगा 1:7। सो परसेंटेज सेम रहता है फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन का। सो वही यहाँ पर लिखा है कि कोर कॉन्सेप्ट ये है कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगा। सो रीअब्सॉर्प्शन परसेंटेज स्टेज कांस्टेंट बिकॉज एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज प्रोपोर्शनली। मॉलिक्यूल्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि 100 में से 70 हुए और 200 में से 140 रीअब्जॉर्ब हो गए, लेकिन परसेंटेज जो है वो सेम रहा। अभी सेकंड कॉन्सेप्ट है कि ये इसका रीज़न क्या है। हमने पढ़ लिया कि परसेंटेज तो सेम होता है, तो हमने ये पढ़ा कि जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे देखो, फिल्ट्रेशन के मॉलिक्यूल बढ़ गए तो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया। सो इसका सिंपल रीज़न ये है कि इसको लेट्स रिमूव ऑल दिस, इट्स नॉट। देखो, सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, इस पॉइंट पर जो ब्लड आ रहा है उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, राइट। और हमें पता है कि प्रोटीन फिल्टर नहीं होते। सो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है वो वाटर और आयंस का ही होगा, राइट। सो केस ए में मान लो कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया है, राइट। सो इफ ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा देन यहाँ से ज़्यादा वाटर यहाँ पर चला जाएगा, राइट। सो ये जो ब्लड यहाँ से घूम के आएगा यहाँ पर, अब इसमें प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो गए। क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ प्रोटीन और वाटर दोनों थे, उसमें से वाटर चला गया और यहाँ पर प्रोटीन बढ़ गया, राइट। सो दो चीज़ें होगी, एक तो यहाँ पर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरा यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया, राइट। इन कॉन्ट्रास्ट आप इस वाली लाइन में देखोगे देन यहाँ पर प्रोटीन बहुत कम है क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं होते और वाटर बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस वाले एरिया में वाटर कम है इसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है, और प्रोटीन ज़्यादा है या सोल्यूट ज़्यादा है इसलिए ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है, राइट। सो यहाँ पर ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा फिल्ट्रेशन या सॉरी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करेगा, यहाँ से ज़्यादा वाटर खींच सकता है। और यहाँ से जो वाटर आएगा उसको यहाँ पर कोई हिंड्रेंस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर कम है, सो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा है। सो ड्यू टू, और ये क्या होती है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल की सारी ब्रांचेस होती है नेफ्रॉन के अराउंड, उसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है, इसीलिए ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। अभी केस 2 में मान लो कि यहाँ फिल्ट्रेशन कम हुआ है। इफ फिल्ट्रेशन कम हुआ होगा देन यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा वाटर होगा, राइट। और अगर ज़्यादा वाटर होगा देन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी उतना कम हो जाएगा, राइट। सो फिल्ट्रेशन कम तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम, फिल्ट्रेशन ज़्यादा तो रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा। ये हाइड्रोस्टेटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर हमने लेक्चर 1-2 में रीनल फिजियोलॉजी में एकदम डिटेल में पढ़ा है, इसका जस्ट मैंने ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिया है, राइट। सो इसका रीजन टेक्स्ट में पढ़ ले कि इंक्रीज इन फिल्ट्रेशन इंक्रीजेस प्रोटीन इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, क्योंकि जो प्रोटीन है वो फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में नहीं आते। सो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में प्रोटीन बढ़ जाएंगे, उससे ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा।
सेकेंड, जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना वाटर रिड्यूस हो जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। सो लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाई ऑन्कोटिक प्रेशर, लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिससे ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है, राइट। से हो गया हमारे नेट इफेक्ट्स। सेकेंड, अब हम सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स में क्या हो। देखो, सोडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस ब्लड में मान लो 100 सोडियम मॉलिक्यूल्स है, तो वो सारे के सारे सोडियम जो है वो फिल्टर होकर यहाँ बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे, राइट। सो 100% इज फिल्टर्ड। इसके प्रीवियसली में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि 170 था, वो जस्ट एक एग्जांपल था समझाने के लिए कि जितना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू पढ़ रहे हैं कि सोडियम मॉलिक्यूल के लिए जितने भी सोडियम ब्लड में होंगे वो सारे फिल्टर होकर यहाँ से बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। उसके बाद हमें पता है 100% सोडियम अगर बोमेंस कैप्सूल में आ गया है तो पूरे नेफ्रॉन से वो रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में जाएगा, राइट, क्योंकि सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, उसको पूरा वेस्ट नहीं होने दे सकते। इसीलिए जो रीअब्जॉर्प्शन का परसेंटेज है वो कितना है कि पीसीटी में 67% रीअब्जॉर्ब होता है, पीसीटी से 67% सोडियम ब्लड में वापस चला जाता है। सेकेंड इज थिक असेंडिंग लिम्ब में 25%, डीसीटी, और ये हो गया हमारा डीसीटी, ये है हमारा कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से कोर्टेक्स और मेड्यूला का जंक्शन है, ये कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, ये मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट है, राइट। सो डीसीटी और कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से 5% और मेड्यूलरी कलेक्टिंग डक्ट से कितना 3%, राइट। सो टोटल 100% जो फिल्टर हुआ उसमें से 99.6% रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में चला जाता है, जबकि 0.04% जो है वो लॉस हो जाता है, बहुत कम लॉस होता है। सेकंड, कि हमें पता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोफेनली है उसमें कोई आयंस का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए वहां पर डिसेंडिंग थिन सेगमेंट में कोई रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता, और असेंडिंग थिन सेगमेंट में पैसिव रीअब्सॉर्प्शन ही होता है, ये वाला सेगमेंट में सिर्फ पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। डन। सो अभी हमने पढ़ लिया कि देखो पीसीटी में जो है वो 67% रीअब्जॉर्प्शन होता है, थिक असेंडिंग लिम्ब में 25, फिर डीसीटी में 5% या कम होता है। सो ये रीअब्जॉर्प्शन एग्जैक्टली होता कैसे है? आयन चैनल्स की वजह से, कि नेफ्रॉन में आयन चैनल्स होंगे जिससे जो सोडियम है वो ब्लड में जा रहा है। सो ये चैनल्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट चैनल्स होती है। सो इन चैनल्स को हम पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इन चैनल को ब्लॉक कर देंगे। सो वो ड्रग्स हम किन पेशेंट को देते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, राइट। सो पहले इस डायग्राम से आप ओवरव्यू हो जाओ कि ये जो है वो नेफ्रॉन के सेल्स है, यहाँ पर देखो ये नेफ्रॉन के सेल्स है, फिर ये वाली जो ब्लड वेसल है उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और ये क्या है, वो ये है नेफ्रॉन का ल्यूमेन जो कि नेफ्रॉन के इनसाइड। सो ये नेफ्रॉन के, ये हो गया, इसको ऐसे इमेजिन करो, राइट, राइट। सो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का ल्यूमेन, ये नेफ्रॉन के बॉर्डर के सेल्स, और यहाँ से जो फ्लूइड है वो जा रहा है सब ब्लड वेसल में, और नेफ्रॉन से ब्लड में जाएगा उसको क्या बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन, राइट। सो फर्स्ट इज हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन से ट्रांसपोर्टर है। हमें पता है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नेफ्रॉन नेफ्रॉन जो सोडियम जो है उसका 70% रीअब्सॉर्प्शन होता है। रीअब्सॉर्प्शन मतलब यहाँ जो ल्यूमेन है, नेफ्रॉन की ल्यूमेन, उससे ब्लड में जाएगा सोडियम। सो एग्जैक्टली किन ट्रांसपोर्टर से जाता है वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसको हम बोलते हैं SGLT। ये क्या करता है, सोडियम और ग्लूकोज को ल्यूमेन से इस पीसीटी के सेल्स में ले लेता है, सिंपल। सेकेंड इज को ट्रांसपोर्टर, वो सोडियम के साथ अमाइनो एसिड या सिट्रिक एसिड को साथ में अंदर ल्यूमेन में लेता है, इसलिए उसको बोला हमने को ट्रांसपोर्टर। सेकेंड इज सोडियम H+ एक्सचेंजर, मतलब सोडियम को अंदर लेगा, H+ को यहाँ से बाहर भेज देगा पीसीटी के सेल से। अभी देखो H+ को वो यहाँ से बाहर भेज रहा है, उसका मतलब H+ आया कहाँ से, सिंपल, यहाँ से H+ आ रहा है, ब्लड से H+ आ रहा है, डन। और ये जो H+ अभी कहाँ गया, ये ल्यूमेन में गया, मीन्स ये यूरिन में गया। सो ये H+ तो यूरिन को एसिडिक कर देगा, राइट, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक HCO3 नेगेटिव आयन होता है जो कि इसको न्यूट्रलाइज करके H2CO3 बना देता है। तो हमारे पास कोई फ्री H+ नहीं है, इसलिए ये जो लेवल ये कहाँ पर हो रहा है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के लेवल पर हो रहा है, यहाँ पर यूरिन एसिडिक नहीं बनता है। सो यूरिन डज नॉट बिकम एसिडिक एट द लेवल ऑफ पीसीटी, डन। अभी हमने यहाँ से सोडियम ले लिया, और
अमाइनो एसिड, सिट्रिक एसिड, वो सब वापस ब्लड में ले लिया। देखो इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वो सब जो हमारी बॉडी से ब्लड में आते हैं वो सारे यहाँ फिल्टर होकर वोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं, राइट। सो हमें ग्लूकोज को यहाँ से एक्सक्रीट नहीं करना है यूरिन में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड वेसल में, राइट। सो वही हमने देखा कि SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में सोडियम और ग्लूकोज दोनों को ले लिया ताकि ये ग्लूकोज यहाँ जा सके। सेकेंड इज को ट्रांसपोर्टर में सोडियम अमाइनो एसिड्स के साथ जाता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनको भी हमें चाहिए। और सोडियम H+ एक्सचेंजर में H+ को हम बाहर भेज रहे हैं। डन। सेकेंड, अभी कुछ सोडियम जो है वो दो सेल्स के बीच में से भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पैरासेल्युलर पैसिव सोडियम। सोडियम पैसिवली जा रहा है दो सेल के बीच में से, राइट। अभी इस सोडियम को मैं यहाँ ब्लड वेसल में कैसे भेजूंगा, उसके लिए हमारे पास होते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase, जो एनर्जी का यूज करके सोडियम को यहाँ भेजेंगे, पोटेशियम को यहाँ पर, राइट। सो हो गया सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन SGLT से अंदर और सोडियम पोटेशियम से वापस ब्लड में, राइट। लास्ट ट्रांसपोर्टर हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, जो कि सेम चीज करती है। ये वाला सोडियम को यहाँ भेज देंगे, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हो गया हमारा HCO3 नेगेटिव, राइट। सो इसको टेबल में हम समराइज कर ले कि हमारे पास PCT में सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए 3 ट्रांसपोर्टर है, एक SGLT, दूसरे को ट्रांसपोर्टर और तीसरे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। SGLT परसेंटेज कितना है, वो कितना, जो 60 हमें पता है टोटल जो सोडियम आता है फिल्ट्रेट में उसका 67 PCT रीअब्जॉर्ब करती है, राइट। उसमें भी क्या परसेंटेज है कि SGLT 5, को ट्रांसपोर्टर 45 और NXE जो है वो 50 अराउंड, ये दोनों सेम है। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम ग्लूकोज के साथ जाएगा, यहाँ पर सोडियम अमाइनो एसिड और सिट्रिक एसिड्स के जाएगा, जबकि यहाँ पर H+ जो है वो सीक्रेट हो जाएगा बाहर, सोडियम अंदर H+ बाहर, जिसको न्यूट्रलाइज कौन कर दिया था, HCO3 नेगेटिव। इसलिए नो यूरिन एसिडिफिकेशन। सो PCT के लेवल पे यूरिन एसिडिक नहीं बनता, क्यों, क्योंकि H+ बाहर सीक्रेट हुआ लेकिन उसे HCO3 नेगेटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया। और ये जो ट्रांसपोर्टर है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, उसको एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट करता है, राइट। ये हो गया। अभी ये ल्यूमिनल साइड पर, बेसोलेटरल साइड मतलब ब्लड की साइड पर कौन से आयंस थे कि सोडियम पोटेशियम ATPase था, जो कि जो सोडियम हमने सेल के अंदर लिया उसको हमने वापस ब्लड वेसल में भेज दिया। सो मेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। सेकेंड था सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों को ट्रांसफर करता था। और थर्ड था टाइट जंक्शन या फिर पैरासेल्युलर, दो सेल के बीच में से सोडियम जा रहा था, राइट। सो ये हो गया PCT के लेवल पर। अभी PCT के बाद क्या आएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आएगी प्रोक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। सो इसमें भी सेम वही होता है कि सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम ब्लड में जाता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज इन द क्लोरीन कंसंट्रेशन, क्लोरीन की कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। सेकेंड इज डिसेंडिंग थिन सेगमेंट। हमें पता है कि जो डिसेंडिंग थिन सेगमेंट है उसमें कोई आयंस का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होता। सेकेंड इज असेंडिंग थिन सेगमेंट, इसमें पैसिव पैरासेल्युलर पाथवे होते हैं। अब जैसे कि हमने PCT में पढ़ा था कि कुछ जो सोडियम थे वो दो सेल के बीच में जा रहे थे, जबकि कुछ जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू जा रहे थे, जिस सोडियम पोटेशियम ATPase पंप था, राइट। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसिव पैरासेल्युलर पाथवेज होते, कोई एक्टिव पंप्स नहीं होते। कहाँ पर, असेंडिंग थिन सेगमेंट में। सो हमने 4 सेगमेंट पढ़ लिया। अभी देखो इसका क्लिनिकल यूज क्या है, ये सब चीजें तो हमने पढ़ी, अभी इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं क्लिनिकल वे में। देखो मान लो कोई एक पेशेंट है जिसकी प्रॉब्लम यह है कि उसको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन या फिर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है। सो अब हम इसको कौन सा ड्रग देंगे। देखो हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या है कि हमारी जो ब्लड है उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड में फ्लूइड जाता है, राइट, बॉडी में फ्लूइड जाता है। तो हमें क्या करना है कि ब्लड में से फ्लूइड को कम करना है टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन, राइट। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो इस वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सो अब हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा है कि जो सोडियम है वो कुछ आयंस जो पंप थे उसकी हेल्प से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा था, और हमें पता है कि जहां सोडियम जाएगा वहीं पर ब्लड जाएगा, राइट। क्योंकि देखो मान लो ये चेंबर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन सोडियम की इतनी है, यहाँ पर इतनी है, राइट।
और यहाँ पर दोनों चैम्बर में मैंने फ्लूइड भर दिया। अभी अगर मैं ये जो सोडियम है रेड वाला, इसको यहाँ पर भेज दूंगा, देन यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सो वाटर की बढ़ जाएगी, सो वाटर भी यहाँ पर मूव कर जाएगा, राइट। सो ये जो सोडियम है उसी की हेल्प से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। सो अगर मैं सोडियम की जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर दूं तो वाटर की भी मूवमेंट नहीं होगी, और वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो सकता है। किसे? कि यहाँ पर जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, मीन्स सोडियम जो इस नेफ्रॉन की ट्यूब से ब्लड वेसल में जा रहा था उसको मैं ब्लॉक कर दूं, तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर जो है वो भी ब्लड वेसल में नहीं जाएगा, या फिर वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो गया कि ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड कम हो जाएगा। ये ब्लड वेसल जो है वो फ्लूइड लेकर हमारी बॉडी तक जा रही थी, राइट। सो फ्लूइड कम हो जाएगा, सो हाइपर टेंशन कम हो जाएगा, राइट। सो इन सोडियम चैनल को ब्लॉक करने से क्या होता है, इज अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। और ड्रग हमारे पास है फ्लूरोसिमाइड, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स आएंगे। इन सभी ड्रग्स को कंबाइन क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स मतलब ये लोग जो है वो यूरिन को डाइल्यूट बनाते हैं या फिर वाटर को यूरिन में लॉस कर देते हैं, ताकि वाटर जो है वो इन ब्लड वेसल्स में कम हो जाए, जो कि हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, राइट। सो डायूरेटिक्स आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, क्योंकि ये बॉडी में से फ्लूइड जो है वो कम करते हैं, राइट। सो सेकेंड यूज है इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देखो मैंने अगले लेक्चर्स में भी पढ़ाया कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, कि ये जो हार्ट है वो हार्ट मसल प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है, या फिर मान लो यहाँ से ये आर्टरी जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, यहाँ पर कुछ क्लॉट हो गया तो हार्ट के मसल को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट का मसल जो है वो डेथ हो जाएगा, मसल डेथ हो गई। अब हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा ब्लड को, राइट। सो इफ हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर रहा देन ब्लड, मान लो ये हार्ट है, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स है। सो इफ हार्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हार्ट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को पंप नहीं करेगा, देन क्या होगा, ये सारा जो ब्लड है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर लंग्स से ब्लड है, राइट। तो सारा ब्लड लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये लंग में एक्यूमुलेट हो गया। वैसे ही जो ब्लड है वो लेग में या फीट में भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, सारा पाथवे रुक जाएगा। मान लो सिंपल सी चीज़ है, ये पाइप है, इफ यहाँ पर मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर दूँ, ब्लड आगे नहीं जा रहा तो सारा पीछे पुल ऑफ हो जाएगा, राइट। सो पूरी बॉडी में जो है वो इडिमा हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर भी डायरेटिक्स यूज होता है। क्यों? क्योंकि डायरेटिक्स क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है उसको रिमूव कर देते हैं यूरिन में, राइट। सो इफ यहाँ पर इडिमा एक्सेट्रा हो गया है देन उसकी ट्रीटमेंट में भी क्या दे सकते हैं, हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। सो ये था क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस ड्रग्स। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो फिजियोलॉजी है वो बेस है सारे सब्जेक्ट्स। अभी मैंने फार्मेक पढ़ाया और मेडिसिन पढ़ाया। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी यू विल 100% अंडरस्टैंड ऑल दिस सब्जेक्ट्स, वरना फाइनल ईयर में सब कुछ ऊपर से ही जाएगा, राइट। सो जस्ट गिव योर टाइम, वॉच दिस कंप्लीट फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट, इट इज जस्ट ऑफ 50 hours। आई हैव मेड इट अ बिट शॉर्ट, आई हैव मेड प्रेजेंटेशन सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। वरना मैं इजीली इस लेक्चर्स को, ये जो लेक्चर अभी सेम लेक्चर को मैं 2 घंटे का भी बना सकता हूँ, लेकिन आई हैव मेड प्री प्रेजेंटेशन सो दैट इट्स टाइम इज इफिशिएंट। आई एम नॉट वेस्टिंग मोर ऑफ योर टाइम, जस्ट गिव योर टाइम एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट नाउ। अभी सेकंड हो गया, हमने पढ़ा पीसीटी का, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, राइट। अभी हम पढ़ेंगे, सॉरी, राइट। सो इसके पहले हमने पढ़ा था कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टर इन थिक असेंडिंग लिम्ब। हमें पता है कि थिन असेंडिंग लिम्ब में पैसिवली हो रहा था, अभी हम पढ़ेंगे थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। ये क्या करता है, सोडियम को और पोटेशियम को अंदर रहता है और 2 क्लोरीन को यहाँ पर ल्यूमेन से अंदर ले लेगा। सो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अभी ये जो पोटेशियम आया उसको ये आरओएम के चैनल जो है वो बाहर भेज देगी। इसका क्या यूज है, देखो यहाँ पर हमने 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लिए, एक पॉजिटिव हमको हमने बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि अब ये जो पोटेशियम है वो यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होंगे कौन से आयंस, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये रिपेल होकर कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट। सो आरओएम के चैनल पोटेशियम को यहाँ भेजकर यहाँ पर नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम वापस
ब्लड में चले जाते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब हो रहा है थिक असेंडिंग लिम्ब में, राइट। सो 3 ट्रांसपोर्टर कौन से है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, आरओएम के चैनल, और थर्ड वन जो है हम पढ़ेंगे। देखो बेसोलेटरल साइड में सेम, कि यहाँ पर तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस ही होगा जो सोडियम को लेकर ब्लड में डालेगा, यहाँ पर सेम है, यहीं पर जो है वो चेंज हो रहे हैं, राइट। और लास्ट वन है CIC के बी चैनल, और उसमें जो CIC के बी चैनल क्या करते हैं, क्लोरीन को ये सेल से लेकर ब्लड में डालते हैं, क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और इसमें हेल्प करते हैं बार्टीन प्रोटीन। सो वी हैव CIC के बी चैनल एंड बार्टीन प्रोटीन। ये कहाँ पर है? बेसोलेटरल साइड पर है, राइट। सो इसको हम वापस समराइज कर ले कि पहला ट्रांसपोर्टर कौन सा है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। ये क्या करते हैं? एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोरीन को इनसाइड द सेल रहता है। इसको कौन इनहिबिट करता है? इसको इनहिबिट करता है फ्लोरोसिमाइड, वो जो हमने ड्रग पढ़ा था ना, राइट। सो बेनिफिट क्या है? देखो ये जो चैनल है इसको इनहिबिट करने का बेनिफिट क्या है? इसको बेनिफिट ये है कि इसको मैंने इनहिबिट कर दिया तो सोडियम जो है वो इस सेल में नहीं आएगा, सोडियम जो है वो यूरिन में पास हो जाएगा, और इसके साथ ही क्या होगा? वाटर भी यूरिन में पास हो जाएगा। तो इसका यूज ये है कि अगर पेशेंट को यहाँ पर ब्लड वेसल में हाइपरटेंशन है देन हमें फ्लूइड को कम करना है, इसके लिए हमने सोडियम और वाटर का यहाँ पर लॉस करवा दिया, राइट। सो ट्रीटमेंट कहाँ पर? हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहाँ जहाँ भी बॉडी में ज़्यादा फ्लूइड है और मुझे फ्लूइड कम करना है तो मैं क्या दूंगा? डायूरेटिक्स। और वो डायूरेटिक्स कौन से? यस, वो डायूरेटिक्स से फ्लूरोसिमाइड या लूप डायूरेटिक्स, जो कि कौन से चैनल्स को इनहिबिट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड जो कि है थिक असेंडिंग लिम्ब में। सेकेंड थे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो कि थे ब्लड के साइड या बेसोलेटरल साइड, जिससे सोडियम जो है वो ब्लड में चला जाता है, पोटेशियम जो है वो सेल में आ जाता है। सेकेंड थे CIC-KB चैनल जो कि क्लोरीन को ब्लड में ला रहे थे, उसको असिस्ट कौन कर रहे थे? बार्टीन प्रोटीन जो ब्लू डॉट मैंने बताया था वो। सेकेंड थे ROM के चैनल जो कि पोटेशियम को वापस ल्यूमेन में भेज रहे थे, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, राइट। और उस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता? पैरासेल्यूलर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे थे ड्यू टू पॉजिटिव ल्यूमिनल चार्ज, जो किसने बनाया था? पोटेशियम ने, राइट। और यहाँ पर थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? मैक्सिमम मैग्नीशियम का रीअब्सॉर्प्शन होता है। सो हमें पता है फ्लूरोसिमाइड जो डायूरेटिक्स है वो किसकी ट्रीटमेंट में देता है? हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जहाँ बॉडी में फ्लूइड जाता है, हमें फ्लूइड कम करना है तो हमने आयंस को स्टॉप कर दिया, सोडियम बाहर, सोडियम के साथ वाटर भी बाहर, राइट। अभी हम कैल्शियम और मैग्नीशियम का रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। देखो मैग्नीशियम का मैंने बताया कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था थिक असेंडिंग लिम्ब में, जहाँ पे हमने पढ़ा है पीसीटी में 15 और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में 10%, और यूरिन में कितना जाता है? 5%। सेम कैल्शियम का देखें तो पीसीटी और थिक असेंडिंग लिम्ब में मैक्सिमम होता है और वो पैसिव होता है। उसके बाद डीसीटी मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट वहाँ पर एक्टिवली होता है, 1% यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अभी बार्टर्स सिंड्रोम क्या है? देखो जो थिक असेंडिंग लिम्ब के हमने चैनल्स पढ़े उसमें अगर म्यूटेशन हो एक एक पर्टिकुलर चैनल में तो उसका अलग अलग टाइप होता है, और उस डिजीज को हम बोलते हैं बार्टर्स सिंड्रोम। सो इसको हम डायग्राम से पढ़ेंगे। देखो ये वाला कौन सा चैनल? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोरीन को अंदर लेता है, इसमें म्यूटेशन होगा तो टाइप 1 होगा। सेकेंड आरओएम के थे, आरओएम के चैनल से पोटेशियम को बाहर भेज रहे थे, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये सारे आयंस वापस यहाँ पर ब्लड में चले जाते थे, इसके उससे होता है टाइप 2। सेकेंड इज देखो CIC-KB चैनल के म्यूटेशन से होता है टाइप 3, और बार्टीन प्रोटीन के म्यूटेशन से होता है टाइप 4A एंड टाइप 4B। सो पहला क्या था? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड के म्यूटेशन से टाइप 1, ROM के से टाइप 2, CIC-KB चैनल्स थे वो क्लोरीन वाले उससे टाइप 3, और बार्टीन प्रोटीन से टाइप 4, उसमें टाइप 4A टाइप 4B दोनों है। टाइप 5 में कौन सा म्यूटेशन होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स, जो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली यूज नहीं हो रहे लेकिन ये टाइप 5 में होता है, प्लस जीन्स इनकोडिंग फॉर CIC-KB एंड CIC-KB यूनिट्स, के एंड KB यूनिट्स, जो कि ये वाला है, राइट। सो ये हो गया हमारा बार्टर्स सिंड्रोम। नाउ अभी हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का कुछ बेसिक। देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या होते हैं?
पैराथायरॉयड ग्लैंड्स यहाँ पर थायराइड के पीछे कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, वो बोन, हमें पता है बोन किसका बना है, कैल्शियम का बना है। सो बोन में जो कैल्शियम है उसको निकाल कर ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज करते हैं, राइट। सो ये बोन में जो है वो कैल्शियम का रिसोर्प्शन करते हैं जिससे कैल्शियम ब्लड में इंक्रीज होता है। सेकेंड इज वो कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, जैसे कि वो कैल्शियम जो है वो किडनी से फिल्टर आउट यूरिन में ना हो, यूरिन से वो ब्लड में ले लेते हैं जिससे कि ब्लड कैल्शियम इंक्रीज हो। थर्ड इज वो इंटेस्टाइन में जो हम फूड इंटेक करते हैं उसमें कैल्शियम होते हैं, सो वो एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, राइट। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन काम है कि ब्लड का कैल्शियम बढ़ाना है, राइट। और इसमें असिस्ट करता है विटामिन डी। सो विटामिन डी या पैराथायरॉयड हार्मोन दोनों का मेन काम है ब्लड कैल्शियम बढ़ाना है। जहां पर भी कैल्शियम का लॉस हो रहा हो वहां से कैल्शियम लाना है ब्लड वेसल्स में। सेम विटामिन डी का पाथवे, ये बायोकेमिस्ट्री में आप ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन मेन काम क्या है, देखो कैल्शियम को इंक्रीज करना ब्लड में। सो अभी हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में, यस। सो अभी हम देखेंगे कि सोडियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डीसीटी में या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसे होता है। सो फर्स्ट ट्रांसपोर्टर है हमारे पास सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड को यहाँ पर सेल्स में ले लेगा। सेकेंड इज हमारे पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो सोडियम को कैल्शियम के साथ एक्सचेंज करता है। उसमें कैल्शियम यहाँ जाएगा, सोडियम यहाँ पर। पहला है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, सेकेंड इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये तो हमें सबको अभी एकदम रटा हुआ हो जाना चाहिए कि यहाँ पर बेजोलेटरल साइड पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस होगा, जो सोडियम को इनसाइड एंड पोटेशियम को बाहर एंड सोडियम को अंदर ब्लड में लेगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर है, सॉरी, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर है TRPV56 चैनल, जो कि कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, राइट। अभी इन सबको स्टिमुलेट्स कौन करता है, देखो मैंने बोला था कि जो विटामिन डी या पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ाना। सो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इस चैनल्स को स्टिमुलेट करते हैं, TRPV56 चैनल, जिससे कि कैल्शियम जो है वो यहाँ पर ब्लड वेसल्स में जा सके। सेकेंड, यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है जो कि इस कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ल्यूमिनल साइड से बेजोलेटरल साइड तक लेके जाता है, जिससे कि कैल्शियम यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से यहाँ पर अंदर आ सके, राइट। उसका नाम होता है कालबाइंडिन, सी से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इसको स्टिमुलेट कौन करता है, विटामिन डी। वही मैंने बताया कि विटामिन डी और पैराथायरॉयड हार्मोन क्या क्या काम है ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाना, राइट। सो वापस रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम और क्लोरीन को, Cl को यहाँ पर सेल्स में लेता है। इसको इनहिबिट कौन करता है, देखो रेड में लिखा है, इसको इनहिबिट करता है थायाजाइड, लाइक। सो अभी ये थायाजाइड क्या है, वही मैंने समझाया कि सोडियम अगर यहाँ नहीं आएगा तो सोडियम यूरिन में लॉस हो जाएगा, सो उसके साथ वाटर भी यूरिन में लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये कौन करता है, डाईयूरेटिक। सो थायाजाइड क्या है, एक डाईयूरेटिक है। जैसे हमने फ्लोरोसिमाइड या लूप डायूरेटिक पढ़ा था, जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। जो भी सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकेगा वो बॉडी में फ्लूइड को कम करेगा, और उसको हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। उसको कहाँ देंगे, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, और भी कई जगह देंगे, लेकिन यहाँ पर हाइपरटेंशन समझ लो, राइट। सो ये हो गया थायराइड। सेकेंड हमने पढ़ा है विटामिन डी या पैराथायरॉयड हार्मोन। ये कहाँ काम होते हैं, जहाँ पर बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाना होता है, राइट। कैल्शियम जो है वो यहाँ पर ल्यूमेन से सेल्स में किस ट्रांसपोर्टर से आता है, TRPV56 चैनल से कैल्शियम आया। उसके बाद कालबाइंडिन एक प्रोटीन है जो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करेगा बेसोलेटरल साइड। उसके बाद यहाँ पर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है जो कैल्शियम को यहाँ भेज देगा, सोडियम बाहर, राइट। उसको स्टिमुलेट कौन करता है, विटामिन डी। और इसको कौन स्टिमुलेट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, राइट। इसी को हम समराइज कर ले कि हमारे पास कौन कितने कितने ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम और क्लोराइड को अंदर लेता है। इसको इनहिबिट कौन करता है, थायाजाइड। थायाजाइड क्या है, एक डायूरेटिक है जो कि सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। अगर इसका म्यूटेशन हो जाए सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, देन द डिजीज इज गेल्टलमैन्स syndrome, right? Just the name of the disease caused by the mutation of sodium chloride co-transporter. Second is
TRPV5/6 चैनल जो कैल्शियम का जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करते हैं ल्यूमन में। इसको स्टिमुलेट कौन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। सेकेंड इज काल बाइंडिंग, जो सी वाला प्रोटीन मैंने देखा है कि कैल्शियम जो है वो उसको ल्यूमिनल साइड से लेकर बेसोलेटरल साइड तक जाता है। तो ये बाइंड कैल्शियम ट्रांसपोर्ट टू बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। इसको स्टिमुलेट कौन करता है? विटामिन डी। लास्ट हो गया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जो कि कैल्शियम को ब्लड में भेजता है, सोडियम को सेल्स में अंदर लेता है। सो कैल्शियम इज इन मीन इनसाइड द ब्लड वेसल, सोडियम इज आउट, आउट मतलब सेल्स में, सेल के बाद यूरिन में। इसको स्टिमुलेट करता है विटामिन D3, राइट। अभी थायराइड की मैकेनिज्म देखो, समझो। यहाँ पर एक और चीज है कि ये जो थायराइड है वो इफ इस चैनल को ब्लॉक कर देगा देन क्या होगा? थायराइड यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगा, देन सेल के अंदर सोडियम कम हो जाएगा। अगर सेल के अंदर सोडियम कम हो जाएगा देन ये जो है वो ये ट्रांसपोर्टर ज़्यादा काम करेगा ताकि सोडियम यहाँ पर इंक्रीज हो सके और कैल्शियम को एग्जिट कर देगा, राइट। सो ये कर क्या रहा है? कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, राइट। सो अगर किसी पेशेंट में रीनल स्टोन्स है, रीनल स्टोन्स मतलब जो कैल्शियम है वो उस पेशेंट में यहाँ पर ज़्यादा है, यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है जिससे रीनल स्टोन्स हो रहे, राइट। सो उस पेशेंट को हमने थायराइड दिया, तो थायराइड ने क्या किया? यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया, सो सोडियम बाहर चला जाएगा, उससे यहाँ सेल के अंदर सोडियम कम हो गया, जिससे कि ये ट्रांसपोर्टर ज़्यादा काम करेगा और सोडियम यहाँ पर इंक्रीज होगा और ये जो कैल्शियम है वो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। पहले ये यहाँ अंदर आएगा, यहाँ से कैल्शियम जो है वो एग्जिट हो जाएगा, कहाँ पर? ब्लड वेसल्स में। सो ये given in the treatment of hypercalciuria, मीन्स यूरिन में जब कैल्शियम ज्यादा हो तब हमें देने हैं कौन से? थायराइड डायूरेटिक्स, राइट। सो दैट्स रिटन हियर कि थायराइड इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, देन सोडियम जो है वो कम हो जाता है साइटोप्लाज्म में, जिससे NCX ज्यादा काम करता है और कैल्शियम जो है वो ब्लड में इंक्रीज होता है या फिर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। सो इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया, यूरिन में ज्यादा कैल्शियम है जो कि रीनल स्टोन्स भी कर सकते हैं, तब देना है हम क्या? थायराइड डायूरेटिक्स, राइट। सो हम रिवाइज कर लेंगे कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन था वो किसको स्टिमुलेट करता था? TRPV5/6 जो कि कैल्शियम की चैनल है, और विटामिन D3 जो है वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर और काल बाइंडिंग प्रोटीन को स्टिमुलेट कर रहा था, राइट। अभी ये जो है वो जस्ट फिजियोलॉजी को मैं पूरा कंप्लीट सर्कल या कोरिलेट करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है तो हमारे पास एक और हार्मोन है कैल्सिटोनिन, जो कि ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा, लोअर्स ब्लड कैल्शियम। सो ये सारा उल्टा काम करेगा, यहाँ पर इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो भी कम कर देगा, किडनीज में रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा सो दैट कैल्शियम कम हो सके ब्लड में और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाए। सेकेंड इज ये बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, ब्लड से लेकर बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करता है जिससे ब्लड कैल्शियम कम हो जाता है। सो ये स्टिम्युलेट करता है ओस्टियोब्लास्ट को। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं? बोन बनाने वाले सेल्स, राइट। सो ओस्टियोब्लास्ट को स्टिम्युलेट करता है, ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? जो ओस्टियोक्लास्ट है वो बोन को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि ये कैल्शियम यहाँ पर ब्लड में आ सकते हैं, और ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? बोन को बनाते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल्स, राइट। सो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन आर एंटागोनिस्ट। नाउ लास्ट वन जो है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, इसके जो ट्रांसपोर्टर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में दो टाइप का सेल्स होते हैं, एक पी सेल्स और दूसरे इंटरकैलेटेड सेल्स। पी सेल्स में कौन से ट्रांसपोर्टर्स है? फर्स्ट इज इनेक चैनल जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं। सो हमने पढ़ा कि सोडियम जो है वो 100% फिल्टर हो रहा है, बाकी सब जगह से रीअब्जॉर्ब हो रहा है। सो सब जगह के अलग अलग ट्रांसपोर्टर है। उसी तरह कलेक्टिंग डक्ट में जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं उसको हम बोलते हैं इनेक चैनल। सेकेंड इज एक्वापोरिन 2 जो कि यहाँ पर वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है। थर्ड इज ROM के चैनल, वही कि ये पोटेशियम को एग्जिट करता है। सो जब भी सोडियम यहाँ पर एंटर हुआ तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पोटेशियम को बाहर भेजना पड़ेगा वाया ROM के चैनल्स। अभी पी सेल में होते हैं H+ ATPase एंड H+
K प्लस ATPase। सो H प्लस ATPase क्या करते हैं, H प्लस को बाहर भेजते हैं, और H प्लस K प्लस ATPase क्या करते हैं, H प्लस को बाहर K प्लस को अंदर। अभी देखो कॉन्सेप्ट ये है कि, और ये तो सब जगह वैलिड है कि यहाँ पर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ATPase, जो कि सोडियम को अंदर पोटेशियम को बाहर, बेसोलेटर साइड में सब जगह होता है नहीं, और ये H प्लस जो है वो यहाँ से आ रहा है। अभी कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये सोडियम है उसका यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, देन या तो यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा, या इस चैनल से H प्लस बाहर जाएगा, या फिर K प्लस बाहर जाएगा। कोई एक आयन को बाहर जाना पड़ेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ब्लड में H प्लस कितना है, राइट। मान लो सिचुएशन ए, सबसे पहले मैं बताऊं मैंने क्या बोला कि इन कलेक्टिंग डक्ट व्हेनेवर सोडियम इज रीअब्सॉर्ब्ड आइदर K प्लस और H प्लस इज सिक्रेटेड इनटू द ल्यूमेन। मतलब जब भी सोडियम अंदर आएगा, देन या तो K प्लस बाहर जाएगा या तो H प्लस बाहर जाएगा। ये तीनों चैनल्स में से कोई भी चैनल काम कर सकती है। अभी सिचुएशन ए क्या है कि ब्लड में H प्लस बढ़ गया है। ब्लड में H प्लस बढ़ जाना मीन्स बॉडी में H प्लस बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। सो किसी पेशेंट को इफ एसिडोसिस है, देन बॉडी क्या करेगी, जो सोडियम यहाँ अंदर लिया उसके एक्सचेंज में यहाँ से H प्लस बाहर निकाल देगी। सो जब H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या हो रहा है हमें पता है, जब H प्लस बाहर निकलेगा तो K प्लस अंदर आएगा, राइट। सो अब क्या हो गया, पेशेंट को हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, राइट। सो वही मैंने बताया कि एसिडोसिस में जब H प्लस इंक्रीज होता है ब्लड में, तब H प्लस बाहर निकलता है और K प्लस रिटेन हो जाता है। इससे क्या होता है, हाइपर कैलीमिया। सो एसिडोसिस में क्या होता है, हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम बढ़ जाता है सेल्स के अंदर, जो कि पोटेशियम जाएगा यहाँ पर ब्लड में, राइट। अभी हमारे पास एक और डायूरेटिक है जो कि है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। वो क्या करते हैं, इस इनेक्ट चैनल को ब्लॉक कर देते हैं। हमने हर एक सेगमेंट में जो सोडियम का मेन, जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे थे ल्यूमेन से यहाँ के सेल्स में, उसको ब्लॉक करने वाले डायूरेटिक्स पढ़े थे, राइट। सो लास्ट यहाँ पर एक और है, उसको हम बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। वो इनेक्ट चैनल में सोडियम को ये ब्लॉक कर देते हैं। सो ये सोडियम है जो वो यहाँ पर चला जाएगा, उसके साथ वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मैं सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दूं, देन इफ सोडियम यहाँ पर अंदर नहीं आएगा, देन पोटेशियम भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो सोडियम आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मूवमेंट हो रही है। सो चार्ज का कुछ डिफरेंस होगा, और एनी कॉन्सेप्ट से ये जो पोटेशियम है वो बाहर नहीं जाएगा, राइट। सो अब क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो सेल के अंदर रह गया, और सेल के अंदर कहाँ से आते हैं, यहाँ पर, मतलब ब्लड में पोटेशियम बढ़ गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, कि वो पोटेशियम को बचा रहे हैं ब्लड के अंदर, राइट। सो ये हमारा हो गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। सेकेंड इज ANP या फिर एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, राइट। ANP क्या करते हैं, देखो सब ANP क्या करता है, वही मैं बोला कि अगर किसी पेशेंट में इफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो मान लो बॉडी में फ्लूइड बढ़ गया या फिर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो जो हार्ट है उसको ज़्यादा एक्टिवली पंप करना पड़ेगा, राइट। मान लो सिचुएशन है जब हार्ट के पास कम फ्लूइड है, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है। सिचुएशन बी जब ज़्यादा फ्लूइड का ओवरलोड है, सो अभी हार्ट का वर्क बढ़ गया, राइट। सो जो हार्ट है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक फैक्टर रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड। जो एट्रिया होते हैं हार्ट के, वो इस प्रोटीन को रिलीज करते हैं, और ये प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पर जाता है इनेक्ट चैनल को ब्लॉक कर देता है। इनेक्ट चैनल को ब्लॉक करेगा तो सोडियम जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा, इससे वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, जिससे ब्लड वेसल में जो है वो फ्लूइड कम हो जाएगा, राइट। सो इस इनेक्ट चैनल को कौन से 2% ब्लॉक करते हैं, एक हो गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक और दूसरे हो गए एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड, राइट। हो गया। अभी इसको हम प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं टेबल में। ये हमारा हो गया टेबल, देखो इसको हम रिवाइज कर देंगे। हमने 3 चैनल्स पढ़े, एक हो गए इनेक्ट चैनल जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं, इसको इनहिबिट कौन कर रहा था, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एंड आर्टेरियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड। सेकेंड
वाज आरओएम के चैनल जो कि पोटेशियम को सिक्रेट कर रहे थे ल्यूमेन में। थर्ड वाज एक्वापोरिन जो कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहे थे, राइट। ये हो गया पी सेल में। इंटरकेलेटेड सेल में क्या थे, H प्लस एटीपीएस जो H प्लस को बाहर भेज रहे थे, H प्लस के प्लस एटीपीएस जो H प्लस को बाहर, के प्लस को अंदर। ये हो गया। एंड ये एसिडिफाई करेंगे यूरिन को। हमने पढ़ा था कि पीसीटी में भी H प्लस बाहर जा रहे थे, लेकिन वो यूरिन एसिडिफाई नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ HCO3 नेगेटिव जो है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो H प्लस सीक्रेट हो जाएगा, जैसे कि यूरिन जो है वो ROM के H प्लस के प्लस एटीपीएस, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। अभी देखो जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें जो इंटरकेलेटेड सेल है, एक तो हमने पढ़े कि इनेक चैनल होते हैं जहाँ पर पी सेल्स में। जो इंटरकेलेटेड सेल्स है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरकेलेटेड ए एंड इंटरकेलेटेड बी। इंटरकेलेटेड ए में जो मैंने बताया H प्लस एटीपीएस, H प्लस के प्लस एटीपीएस होते हैं। सेकेंड इंटरकेलेटेड बी चैनल्स क्या करते हैं कि वो HCO3 नेगेटिव को एक्सक्रीट करते हैं। सो जब भी बॉडी में एसिडोसिस हो जाता है या फिर बॉडी में एसिड, ब्लड में एसिड बढ़ जाता है, तब ये चैनल्स काम करते हैं और उस एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। जब भी अल्कलोसिस होता है बॉडी में या फिर बॉडी में बेस इंक्रीज हो जाता है, तब ये चैनल्स काम करते हैं, वो HCO3 नेगेटिव को बाहर रिलीज कर देते हैं, राइट। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज आल्डोस्टेरोन एक्शन। देखो हमने जो तीन चैनल्स पढ़ी थी ना, इनेक, आरओएम के, H प्लस एटीपीएस, इन तीनों को स्टिमुलेट करता है आल्डोस्टेरोन, राइट। सो इफ इनेक को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सोडियम ज्यादा ब्लड में जाएगा, राइट। सो मैंने बताया कि जहाँ सोडियम जाएगा वहीं पे वाटर जाएगा, राइट। सो ज्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा जिससे कि ज्यादा वॉल्यूम ब्लड में जाएगा। वो क्या होता है, हाइपरटेंशन। सिंपल, हाइपरटेंशन क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ज्यादा वॉल्यूम तो हाइपरटेंशन, कम वॉल्यूम तो हाइपोटेंशन, राइट। सो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज जिससे कि हाइपरटेंशन होता है। सेकेंड इज आरओएम के चैनल्स। इफ आरओएम के को स्टिमुलेट करेगा तो पोटेशियम आरओएम के से एक्सक्रीट हो रहा था, राइट। सो इससे क्या हो गया, हाइपोकेलेमिया हो जाएगा, राइट। एंड H प्लस एटीपीएस स्टिमुलेट होगा तो H प्लस एक्सक्रीट हो रहा था यूरिन में जिससे कि अल्कलोसिस हो जाएगा ब्लड में। देखो H प्लस एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में H प्लस बढ़ रहा है, ब्लड में H प्लस कम हो रहा है, ब्लड में H प्लस एसिड कम होगा तो बेस बढ़ेगा, सो अल्कलोसिस। ये हो गया हमारा आल्डोस्टेरोन का एक्शन, राइट। और आल्डोस्टेरोन बढ़ता, आल्डोस्टेरोन पहले तो आता कहाँ से, एड्रिनल ग्लैंड से आल्डोस्टेरोन आता है। सो एड्रिनल ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो गया, ट्यूमर मीन्स अगर सेल्स बढ़ जाएंगे, सो ऑब्वियसली सेल के प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, सो उससे आल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और इस डिजीज को हम बोलते हैं कॉन्स सिंड्रोम, राइट। कॉन्स सिंड्रोम में क्या होता है, आल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, आल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमें पता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, लो ब्लड पोटेशियम, पोटेशियम कम हो जाता है, एंड अल्कलोसिस या फिर H प्लस कम हो जाता है ब्लड में, राइट। सो एक्सेस अल्डोस्टेरोन इज कॉल्ड कॉन सिंड्रोम विच हैज हाइपरटेंशन, हाइपोकेलेमिया एंड अल्कलोसिस, राइट। सो लास्ट, सॉरी, दिस इज द लास्ट टॉपिक। देखो ये जो इनेक चैनल है वो बनी होती है अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से। सो इफ म्यूटेशन होगा बीटा गामा सब यूनिट का तो उसको हम बोलते हैं लिडल्स सिंड्रोम, और म्यूटेशन होगा अल्फा बीटा गामा तीनों सब यूनिट का, उसको हम बोलते हैं स्यूडो हाइपो आल्डोस्टेरोनिज्म। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि जब इन दो सब यूनिट का म्यूटेशन होता है बीटा गामा, सो गेन ऑफ फंक्शन होता है। गेन ऑफ फंक्शन मीन आल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, सो हाई आल्डोस्टेरोन इफेक्ट। सो इसके सिम्टम्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट, कि जब आल्डोस्टेरोन का इफेक्ट बढ़ जाता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपोकेलेमिया एंड अल्कोलोसिस हो जाएगा। और अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन किसको मिमिक करेगा, लॉस ऑफ फंक्शन किसका, आल्डोस्टेरोन का, आल्डोस्टेरोन का फंक्शन कम हो गया तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाइपो आल्डोस्टेरोनिज्म। मतलब ये मिमिक कर रहा है कि आल्डोस्टेरोन कम है बॉडी में, लेकिन आल्डोस्टेरोन कम नहीं है, रिसेप्टर में म्यूटेशन के कारण उसका फंक्शन कम हो गया, राइट। सो इससे क्या होगा कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा, सो उससे बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा या हाइपोटेंशन हो सकता है। सो वी हैव लिडल सिंड्रोम एंड स्यूडो हाइपो आल्डोस्टेरोनिज्म पार्ट 1। इस डायग्राम को देख के बताओ ये कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पर इनेक चैनल है वो बढ़ गए हैं, मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कहाँ पर होता है, लिडल्स सिंड्रोम में, राइट।
सो लेट्स रिवाइज इट डायूरेटिक समरी। देखो डायूरेटिक्स क्या होता है, वही मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ। डायूरेटिक्स क्या होता है कि जो नेफ्रॉन से जो फ्लूइड होता है उसको, सॉरी, डायूरेटिक्स जो, मान लो ये ब्लड वेसल है, राइट, और ये हो गया हमारा नेफ्रॉन। सो ये क्या करते हैं कि ब्लड वेसल में किसी पेशेंट को हो गया है हाइपरटेंशन, फ्लूइड बहुत बढ़ गया है। सो ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल का जो फ्लूइड है वो नेफ्रॉन में एक्सक्रीट करवा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर यूरिन में वाटर इंक्रीज होता है या फिर ये डाइल्यूट हो जाता है। सो डायूरेटिक्स, सो हमने 3 डायूरेटिक्स पढ़े। सबसे पहले थिक असेंडिंग लिम्ब में लूप डायूरेटिक्स, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में थायजाइड डायूरेटिक्स, एंड कलेक्टिंग डक्ट में एंड में कौन से थे, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। और काम कहाँ पर करते हैं, सेम वही, सोडियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होते, यहाँ से यहाँ सोडियम को नहीं आने देंगे, यहाँ सोडियम होगा, यहाँ पर सारा वाटर जो उसके साथ एक्सक्रीट हो जाएगा, राइट। सो लूप डायूरेटिक्स कहाँ है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर में। थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक इनेक चैनल में, देखो तीनों सोडियम चैनल है, तीनों को इनहिबिट करेंगे। अभी ड्रग्स के नेम हमें पता है, लूप डायूरेटिक्स में कौन सा था, फ्लूरोसिमाइड। अभी ड्रग्स के जो नेम्स है वो एटलीस्ट फार्माकोलॉजी के लिए हम छोड़ देते हैं, और ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स हो गया। लास्ट टेबल, अल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। अल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक कर रहा था, कलेक्टिंग डक्ट पे। अभी हमने पढ़ा अल्डोस्टेरोन, फिलिडल सिंड्रोम, स्यूडो हाइपो अल्डोस्टेरोनिज्म। सो वो क्या कर रहा था, अल्डोस्टेरोन ये तीनों चैनल, जितने भी चैनल्स थे कलेक्टिंग डक्ट में, तीनों को स्टिमुलेट कर रहा था, इनेक, आरओएमके एंड एच प्लस एटीपीएस, जिससे कि हाइपरटेंशन एंड हाइपोकेलिमिया एंड अल्कोलोसिस हो रहा था, राइट। इन सिम्टम्स को कोरिलेट कर लेना। एडीएच कहाँ पे था, कलेक्टिंग डक्ट में, जो सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, जो एक्वापोरिन चैनल को इंक्रीज या स्टिमुलेट करके, ओके।